हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ फिजिक्स की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्रेविटेशन। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण की चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ग्रेविटेशन है क्या, और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है या फिर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, उसका क्या यूनिट होता है, क्या डायमेंशन होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, किसने खोजा, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा। हेलो शुभम, खुशी, मनीष, ज्योति, ब्रजेश, बिमल, रुचिका, प्रीति, चंदन, श्रुति, सबिता, अनुराग, अंकित, जितेंद्र, निधि, आयुषी, अर्जुन, अयान। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, एक है मास और एक है वेट। कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि ये मास और वेट में क्या डिफरेंस है, मतलब मास क्या है, द्रव्यमान क्या है, वेट यानी कि भार क्या है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है। हम लोग पहले इसकी चर्चा करेंगे। तो एक आपको टेबल बनाना है ना। मास और वेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। मास यानी द्रव्यमान और दूसरा है आपका वेट यानी बार। सबसे पहली बात याद रखिएगा, मास जो है यह एक कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। यानी कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसका सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, इसे हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय, ऐसे स्मॉल एम से जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, है ना, या कई बार कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल एम या कैपिटल एम, ऐसे हम लोग दोनों में से किसी से भी डिनोट कर देते हैं इसे। इसका जो एसआई यूनिट होता है ना, इसका एसआई यूनिट क्या होता है सर, केजी। केजी यानी कि किलोग्राम होता है इसका एसआई यूनिट। ठीक है। और याद रखिएगा, ये जो मास है ये हमेशा सेम रहता है। ये हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। इट इज ऑलवेज सेम। ये कभी भी आपका चेंज नहीं होता है। आप अगर मान लीजिए अर्थ पर है और अर्थ पर अगर आपका मास कितना है, मान लीजिए 50 केजी है, तो पूरे यूनिवर्स में आप कहीं पर भी चले जाएं, आप चंद्रमा पर चले जाएं, आप किसी अलग सैटेलाइट पर चले जाएं, किसी और प्लैनेट पर चले जाएं, है ना, वेनस पे, मार्स पे, कहीं भी, हर जगह आपका मास जो है आपका 50 केजी ही रहेगा। मास आपका कभी भी चेंज नहीं होता, ये वारी नहीं करता है, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है। लेकिन जब हम लोग वेट की बात करते हैं तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, यह क्या है, वेट। वेट एक प्रकार का बल है सर। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ये किस प्रकार का बल है, अभी हम लोग बात करेंगे। वेट क्या, एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशन फोर्स है। यानी कि यह फोर्स है, तो इसका मतलब क्या है, यह एक कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। यह एक क्या है, सदिश राशि। यानी कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसे हम लोग डिनोट करते हैं किससे, W से। और W इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू जी। M इंटू जी यानी कि मास इंटू ग्रेविटी, जहां पर G क्या है, आपका गुरुत्वीय त्वरण है, जिसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, ये जो आपका वेट है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट
केजी नहीं बल्कि क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। एंड याद रखिएगा जो वेट है इसका मान, इसके मान में जी के मान के परिवर्तन के साथ, जी के मान में परिवर्तन के साथ परिवर्तन होता है। जी के मान में परिवर्तन के साथ परिवर्तन होता है। यानी जैसे जी का मान बदलेगा आपका मास भी है वो भी, क्या मतलब जो आपका वेट है, भार है, वो भी क्या हो जाएगा, आपका बदल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपका जो मास है, मास अगर मान लीजिए अर्थ पर आपका, समझिएगा अभी लिखने के लिए मैं समय दूंगा आपको। मान लीजिए अगर आपका मास है 10 केजी और अर्थ पर, अगर मान लीजिए अर्थ पर आपका वेट पूछता है, वेट क्या होगा, अगर आपका वेट अगर आपसे पूछता है तो वेट क्या हो जाता है, m इंटू जी। और अर्थ पर जो जी का मान होता है, अभी हम लोग आगे इसे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप बस ये समझो कि अर्थ पर जो जी का मान होता है वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसलिए वेट क्या हो जाएगा, यानी जो आपका भार है वो क्या हो जाएगा, 10 गुने 9.8, यानी कितना हो जाएगा, 98 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन आपका जो द्रव्यमान, अब मान लीजिए अगर आप चंद्रमा पर चले जाएंगे, इसका 1/6 गुना हो जाएगा वेट, है ना। आपको बेसिक यहां पर मतलब क्या समझना है कि जो मास है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास कभी आपका नहीं बदलता, मास हमेशा आपका क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन जो वेट है उसका वैल्यू चेंज कर जाएगा, किसके वैल्यू में चेंज होने के साथ, जी के वैल्यू में चेंज होने के साथ। जी के वैल्यू में कैसे कैसे चेंज होता है हम लोग इसे डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। अभी पूरा आज हम लोग जी के बारे में ही पढ़ेंगे, स्मॉल जी, या जिसे हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर है पॉइंट। मास किसी भी पिंड का वह गुण होता है ना कुणाल, जिसके कारण वह जड़त्व का अनुभव करता है, जिसके कारण उसके अंदर इनर्सिया की प्रॉपर्टी होती है। अगर आपके अंदर मास नहीं है तो आपके अंदर जड़त्व का गुण नहीं मिलेगा, है ना। क्लियर है। जाकर के पुराने लेक्चर को देखिए कामिनी जी, आपको समझ में आएगा क्या है वेक्टर और क्या है स्केलर। फटाफट आप लोग पहले इसे लिखो, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, स्मॉल जी की अब हम लोग चर्चा करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए पहले, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसके पहले हम लोग एक दो कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। पहले हम लोग एक दो कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हम लोग इसके आगे चलेंगे, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने कल देखा था, ध्यान से समझिएगा, कल हम लोगों ने देखा था कि ये दो पिंड है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। इसके बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है g m1 m2 अपॉन r², यही होता है, देखा था। समझिएगा। अब अगर हम द्रव्यमान को बढ़ाएंगे, मान लीजिए अगर हम द्रव्यमान को बढ़ा दें, किसी भी पिंड का द्रव्यमान अगर हम बढ़ा दें, इसके बीच लगने वाला जो फोर्स है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस फोर्स का मान, बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मान लीजिए द्रव्यमान यानी मास को अगर हम इंक्रीज करेंगे, यह आपका फोर्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। अगर हम मास को, द्रव्यमान को अगर हम घटाते हैं, यानी ये पिंड जो है इसमें किसी एक का या दोनों का अगर मास हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, इसका जो है बल का मान भी क्या होगा, आपका घटेगा। फोर्स का मान, जो इसके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है, उसका भी मान क्या होगा, घटेगा। लेकिन मान लीजिए अगर हम इसके बीच की दूरी, ये जो r है, r ये इसके बीच की दूरी है,
अगर इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो इसके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर हम इस R को क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी कि जो अगर वस्तु को, ये वस्तु जितना नजदीक रहेगा, ये दो पिंड एक दूसरे के जितना नजदीक रहेगा, उसके ऊपर लगने वाला बल का मान क्या होगा, उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। और यह वस्तु जितना ज्यादा दूर रहेगा, उसके ऊपर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी क्या होगा, उतना ही क्या होगा, आपका कम होगा। बात समझ में आ गई? कल की क्लास जाकर के देखो पंकज, कल की क्लास जाकर के देखिए। आप जाकर पुराने लेक्चर देखिए। रिया, आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे होंगे इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर पुराने लेक्चर देखे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप बता सकते हैं, फिर मैं समझाता हूं। यानी कि अगर आप मास को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स भी बढ़ता है, मास को घटाते हैं तो फोर्स भी घटता है। लेकिन अगर इसके बीच की दूरी बढ़ाएंगे, इसके बीच की दूरी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो फोर्स आपका कम होगा। इसके बीच की दूरी को घटाएंगे तो फोर्स क्या होगा, आपका बढ़ेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बताए? इससे रिलेटेड कैसे सवाल बनते हैं, हम लोग 2 सवाल करते हैं। हम लोग इससे रिलेटेड 2 सवाल करते हैं। सर जी लास्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं है, अभी समझा देते हैं फिर से। कल हम लोगों ने देखा था कि किसी 2 पिंड के बीच जिसका मास m1 और m2 है, द्रव्यमान m1 और m2 है, और उसके बीच की दूरी r है, आपका उसका बीच लगने वाला जो फोर्स का मान क्या होता है, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। अभी क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ा इंतजार करिए आप लोग। अब आप ये बताओ ना, अगर इस मास को बढ़ाते हैं, अगर इसका द्रव्यमान या इसका द्रव्यमान, किसी का इसमें से द्रव्यमान बढ़ा दोगे तो इस फोर्स का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना इसके। अगर मान लीजिए इसका एक का मास हम 2 गुना बढ़ा देते हैं, उसके बीच लगने वाला फोर्स भी 2 गुना बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए दोनों का फोर्स, दोनों का जो द्रव्यमान है ना उसको 2 गुना बढ़ दें, इसका भी मास 2 गुना कर दें, इसका भी मास 2 गुना कर दें, तो फोर्स आपका 4 गुना बढ़ जाएगा। अब कह रहा है कि इसके बीच की दूरी, ये जो दूरी है, अब यहां पर देखिए दूरी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे दूरी को आप क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस दूरी को जैसे आप घटाएंगे तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वही सारी बात हमने लिखी है यहां पर, है ना। कविराज जी, वेट को मास में कन्वर्ट करना है बाबू, तो वेट को मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, देखो वेट इज इक्वल टू mg है। अगर आपको मास निकालना है तो वेट को क्या करना है, आपको g से डिवाइड कर देना, आपका क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। आ गया समझ, बात समझ में आ गई? अरे हाँ नहीं बताओ, अभी क्वेश्चन करते हैं। पहले यहां तक सबको समझ में आ गया? हाँ, हर जगह कैपिटल जी का मान हर जगह सेम होता है, कहीं चेंज नहीं होता। बिल्कुल, कोई जो पिंड, जिस पिंड का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी उतना ज्यादा होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे ना, एक एक बच्चे को समझ में आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन करेंगे, एक एक बच्चे को समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आता है तो फिर पूछिए, हम हैं, हम समझाएंगे आपको कैसे नहीं समझ में आएगा। अब क्वेश्चन देखो, कह रहा है अगर किसी 2 पिंड का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए, समझिएगा सवाल को, दुगुना कर दिया जाए, और उसके बीच की दूरी, और उसके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
प्रभाव पड़ेगा? If mass of two object is doubled and distance between object is reduced to half and distance between object is reduced to half of original distance, then what is effect on gravitational force? क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है ये ऑब्जेक्ट है, एक का मास है m1, एक का मास है m2. क्वेश्चन समझिए, कह रहा है इसके बीच का डिस्टेंस है मान लीजिए r. अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि मास को हमने दोनों का मास जो है उसको डबल कर दिया, इसको कर दिया 2m1, इसको कर दिया 2m2, और इसके बीच की जो दूरी है ना, इसको घटा करके हमने क्या कर दिया? r/2 कर दिया, आधा कर दिया. तो इसके ऊपर क्या फोर्स, कितना ग्रेविटेशन फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा? पहले बताओ क्या होगा? पहले क्या होगा जी? G(m1m2) अपॉन r स्क्वायर होगा इस कंडीशन में, पहले ये होगा. अब बढ़ा दो, बढ़ाने के बाद देखो निकालो F' नया फोर्स निकालो, क्या होगा? G(2m1) इंटू 2m2 बटे r/2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा जी? 2 इंटू 2 4, G(m1) m2 बटे ये क्या हो जाएगा? r²/4, और ये 4 ऊपर जाएगा ना जी, 4 ऊपर जाएगा, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 16, G(m1) m2 बटे r². पहले जो फोर्स था उसका कितना गुना हो गया बताओ? कितना गुना हो गया? 16 गुना. क्या हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा. जो नया जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो क्या हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा. अभी पढ़ेंगे शुभम जी, थोड़ा सा इंतजार करिए, पढ़ेंगे क्या अंतर होता है. पहले स्मॉल जी के बारे में तो पढ़ लें. अभी स्मॉल जी नहीं पढ़े हैं. चलो, किसी को फिर नहीं समझ में, हम फिर से समझाते हैं. ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे. क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई दो पिंड है, उसका द्रव्यमान हमने दुगुना कर दिया और उसके बीच की दूरी आधी कर दी, तो उसके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह कह रहा है क्वेश्चन. जो जो क्वेश्चन कह रहा है उसको कर देना है, इधर उधर कोई दिमाग नहीं लगाना. मान लो ये ऑब्जेक्ट है, m1 है, इसका मास m2 है, इसके बीच का डिस्टेंस r है, इसके बीच ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा? न्यूटन बाबा क्या कह के गए थे कि इसके बीच जो लगने वाला बल है वो क्या होगा? G(m1m2) अपॉन r² होगा. अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इसके मास को दुगुना कर दिए, दोनों के मास को. कह रहा है इसका भी मास दुगुना कर दिए, इसका भी मास दुगुना कर दिए. यही कह रहा है ना क्वेश्चन. अब कह रहा है कि इसके बीच की जो दूरी है उसको आधा कर दो, दूरी को आधा कर दिया आधा. ठीक है. अब यहां पर कह रहा है कि इसके बीच जो लगने वाला फोर्स अब क्या होगा? अब नया फोर्स निकालो तो क्या है? G. अब मास क्या आ गया? 2 और m1 और 2m2 हो गया, तो मास की जगह पर हम क्या रखेंगे? 2m1 और 2m2 रख दिए. बटे अब डिस्टेंस कितना है? r/2 हो गया, r/2 का स्क्वायर कर दिए, तो ये 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, G(m1m2) बटे r² क्या हो जाएगा? ये r²/2 का स्क्वायर करो, r का स्क्वायर करो, r²/4 हो जाएगा ये. अब ये नीचे 4 है तो ये ऊपर आएगा ना जी, तो 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 16, G(m1m2) अपॉन r². पहले कितना था? ये था, अब कितना हो गया? 16. ये हो गया, कितना गुना हो गया? 16 गुना हो गया. आया समझ में? क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया. अब हम लोग चलते हैं इसके आगे. यहां तक किसी को कोई समस्या? अभी भी किसी को समझ में नहीं आया है तो दोबारा जाकर के देखना. नहीं समझ में आएगा तो फिर हम बताएंगे. हाँ, 16 आप भी बोल सकते हैं आप, है ना? 16 गुना बोल सकते हैं, है ना? अब देखो दूसरा क्वेश्चन कैसे, दूसरा क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए, दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन अगर सन और अर्थ के बीच की दूरी, क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनता है, अगर सन और अर्थ के बीच की दूरी आधी कर दी जाए
अगर सन और अर्थ के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? If distance between sun and earth is reduced to half of original distance, then what is effect on gravitation force between them? Normally F क्या होगा? मान लीजिए G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना? या मान लीजिए ये सन है, ये अर्थ है, सन का मास मान लीजिए m1 है, इसका मास m2 है, इसके बीच का डिस्टेंस है r, तो फोर्स आपका ये लगेगा। अब कह रहा है कि इसके बीच की दूरी हमने आधी कर दी, तो नया एफ डैश निकाल लो, क्या हो जाएगा? जी m1 m2 बटे आर कितना कह रहा है? आधा कर दे, ये बोल रहा है ना, आधा कर दो, क्या हो जाएगा? जी m1 m2 बटे क्या? आर स्क्वायर बाय 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 जी m1 m2 अपॉन क्या? आर स्क्वायर, यानी पहले का कितना गुना हो गया? 4 गुना, यानी क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। इस तरह का सवाल बनता है आपसे दूसरा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर मूव करेंगे, ठीक है। सवाल को नोट्स में लिखना है, ये सब है ना, नोट्स में लिखना है ये सब, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अभी आते हैं स्वाति जी, मैंने आपका सवाल देख लिया है, अभी आएंगे उसके ऊपर भी, चिंता मत करिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगला क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर किसी दो पिंड का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए, या 2 गुना लिख लीजिए, 2 गुना कर दिया जाए, तथा उनके बीच की दूरी भी 2 गुनी कर दी जाए, तो उनके बीच लगने वाले, इस तरह का सवाल अगला बन सकता है, उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए। ठीक, हाँ, याद रखिएगा यहां पर अब क्या है, कह रहा है कि ये जो मास है ना, मास को भी बढ़ा दिए, पहले ये था, अब क्या किए? मास को क्या कर दिए? 2m1 और क्या कर दिए? 2m2 कर दिए, और इसका बीच का जो दूरी है ना, इसको भी क्या कर दिए? 2r कर दिए। निकालो ना, सिंपल सा तरीका है। पहले क्या होगा? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होगा, नया क्या हो जाएगा? एफ डैश जी 2m1 इंटू 2m2 डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर होगा, कर लो इसको, 4 जी m1 m2 बटे क्या? 4r का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 कट गया, क्या बचा जी? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कोई चेंज नहीं हुआ इसमें, यानी क्या रहेगा? सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। बात आ गई समझ में सबको? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब अगर इस तरह का आपसे सवाल पूछे, किसी भी तरह का,
इस तरह का कोई भी सवाल पूछे आप लोग कर लेंगे, मास बढ़ा दे, रेडियस डिस्टेंस बढ़ा दे, कुछ भी बढ़ा दे, कर लेंगे सवाल। इस तरह के सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण की, गुरुत्वीय त्वरण की। चलिए 2r का होल स्क्वायर कैसे नहीं होगा, यहां पर r का स्क्वायर है। अब ये डिस्टेंस जो है डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, डिस्टेंस अब 2r हो गया है, तो 2r का स्क्वायर नहीं होगा। आ गया समझ में? अब सवाल अब करेंगे, अब सवाल करते रहेंगे तो फिर अगला कॉन्सेप्ट कैसे होगा। अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण। इसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या होता है समझिए। वह त्वरण जिससे कोई प्लैनेट, कोई भी ग्रह, जिससे कोई ग्रह किसी पिंड या किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है या अपनी ओर आकर्षित करता है, वह त्वरण जिससे कोई ग्रह किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इंग्लिश वाले लिख लेंगे, एक्सेलरेशन बाय विच एनी ऑब्जेक्ट, एनी प्लैनेट, नॉट एनी ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन बाय विच एनी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स, सॉरी एनी ऑब्जेक्ट में बार बार बोल रहा हूं, एनी प्लैनेट अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट is called acceleration due to gravity। एंड याद रखिएगा इसे किससे निरूपित करते हैं, इसे g से निरूपित करते हैं, यानी कि इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल g। इसे किससे निरूपित करते हैं, स्मॉल g से निरूपित करते हैं। स्मॉल g, ये छोटका g है, बड़का g कल हम लोगों ने देखा था, यहां पर क्या है, स्मॉल g है। अब मान लीजिए क्योंकि इसका मान कृष्णा जी बहुत कम होता है, बहुत कम, ठीक। याद रखिएगा अगर कोई प्लैनेट है, समझिए ये जो आपका कोई प्लैनेट है, अगर मान लीजिए कोई ग्रह है, उसका मास है m और इसका रेडियस है क्या, r। यह दिमाग से निकाल दो कि सिर्फ अर्थ ही किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना नहीं, कोई भी प्लैनेट, हर प्लैनेट का अपना अपना क्या होता है, ग्रेविटेशन, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। लेकिन सर इसको निकालेंगे कैसे, तो याद रखिएगा इसको निकालने के लिए मान लीजिए कोई भी प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, उसका रेडियस मान लीजिए कितना है, r है, त्रिज्या क्या है, r है, तो इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको निकालने का सूत्र होता है क्या, कैपिटल G m अपॉन r का स्क्वायर। जहां पर ये G क्या है, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। समझिएगा अभी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सर m क्या है, m क्या है, मास ऑफ प्लैनेट है, मास ऑफ प्लैनेट या ग्रह का द्रव्यमान है। m किसका द्रव्यमान है, ग्रह का द्रव्यमान है। और r क्या है, ग्रह की त्रिज्या है, यानी कि रेडियस ऑफ प्लैनेट है, यानी क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट यानी कि ग्रह की त्रिज्या है।
अभी समझिए, वह एक्सेलरेशन, वह त्वरण जिससे कोई भी पिंड, मतलब कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और इसे डिनोट किससे करते हैं? इसे डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल जी से। किससे? छोटका जी जो है, इससे डिनोट करते हैं। और मान लो कि किसी प्लैनेट का, किसी ग्रह का द्रव्यमान कितना है? m है। अगर उसका त्रिज्या कितना है? r है। तो यह किसी ऑब्जेक्ट को किस गुरुत्वीय त्वरण से अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसका मान जो होता है वो क्या होता है? कैसे निकालते हैं? कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर से निकालते हैं। कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर से निकालते हैं, जहां पर कैपिटल जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एम क्या है? यह ग्रह का द्रव्यमान है। आर क्या है? यह ग्रह की त्रिज्या है। क्लियर है? यहां जाकर के प्रियंका पुराने लेक्चर देखिए ना, एक्सेलरेशन को पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है। ये जो बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे यहां पर जिन्होंने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, गो एंड वॉच दैट लेक्चर, है ना। पहले आप उस लेक्चर को जाकर के देखिए, पुराने लेक्चर को। ऐसे आप बीच में आकर के ऐसे वो करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। अगर ऐसा ही रहता तो पहले मैं ग्रेविटेशन ही पढ़ा देता ना। ठीक है, यहां पर डिस्टेंस का कोई रोल नहीं, डिस्टेंस का यहां पर कोई रोल नहीं होता है। बरका जी का नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद की बात करते हैं, इसके बाद की चर्चा करते हैं। ये जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यहां पर देखिए ये जो r है ना, एक्चुअली में यहां पर जो हमने r रखा है, यहां पर एक्चुअली में ये वस्तु की, यहां पर क्या है? ये ग्रह की त्रिज्या है। या फिर जब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, ये जो r है, अभी हम आगे जब इसको r के मान में, इसके g के मान में परिवर्तन को देखेंगे तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो r होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर, ध्यान से समझिएगा, ये कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर और ये कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर, तो उसके जो बीच को सेंटर ऑफ मास के बीच जो दूरी है ना, उस पर भी ये निर्भर करता है। अभी हम आगे चलेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप समझो, यहां पर देखिए यह एक कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यानी कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो एसआई यूनिट है, जो त्वरण का एसआई यूनिट होता है, वही होता है, क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका जो डायमेंशन है, इसकी जो वीमा है, वो क्या हो जाएगा? LT -2, यही हो जाएगा ना, LT -2। यहां पर जो मैंने लिखा है ना, यहां पर जो G का मान है, मान लीजिए यहां पर जो ये R है, जब हम सरफेस पर कैलकुलेट करेंगे ना किसी का, समझिए मेरी बात को ध्यान से, यहां पर जब हम किस पर, किसी सरफेस, किसी प्लैनेट के सरफेस पर जब हम निकालेंगे, तब यहां पर ग्रह की त्रिज्या लेंगे। ठीक है ना, यहां पर जो, यहां पर ग्रह की त्रिज्या कब लेंगे? जब हम उसके सरफेस पर निकाल रहे हैं, किसी प्लैनेट के सरफेस पर। सरफेस से जब दूर जाएंगे तो वहां पर जो R है वो क्या होगा? उस दोनों के बीच के सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस होगा। ठीक है,
अभी जब हम जी के मान में परिवर्तन के बारे में बात करेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। पहले आपको याद रखना यह एक कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और वीमा क्या होती है, LT-2 होती है। अरे यहां पर आपको स्मॉल एम से करना है, आप स्मॉल एम से कर दीजिए, स्मॉल आर से करना है, स्मॉल आर से कर दीजिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है। आपको ऐसे लिखना है GM अपॉन आर स्क्वायर लिखना है, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन है ना, ठीक है। अब अर्थ के ऊपर इसका मान क्या होता है, अर्थ के सरफेस पर इसका मान क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां से आ रहा है, क्योंकि आर्या जी ये क्या है, एक प्रकार का त्वरण है, एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। आप लोगों का ना, जो बच्चे, अब देखिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये वीमा क्या होता है, अब मैं उनको क्या बताऊं। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं ये क्या होता है, तो मैं क्या बताऊं। ऑलरेडी जो हमने पढ़ रखा है पहले से, आप अगर उस लेक्चर को नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए, हाँ। पुराने लेक्चर जाकर के देखिए ना, ये LIC वाला बीमा नहीं है ये, है ना। चलो अब देखो, अर्थ के सरफेस पर जी का मान कैसे निकालेंगे, अर्थ के सरफेस पर जी का मान कैसे निकालते हैं समझिए, फिर हम लोग कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में फर्क देखेंगे। अर्थ के सरफेस पर, यानी ऐसे लिख लीजिए, पृथ्वी के परत पर जी का मान जो होता है वो नॉर्मली कितना होता है, पृथ्वी के परत पर जी का मान कितना होता है, यानी वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। यहां पर G इज इक्वल टू क्या है, G इंटू क्या होगा, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, यही होगा ना, कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। और यहां पर देखिए, कैपिटल G का मान आप पुट करिएगा, मास ऑफ अर्थ आप पुट करिएगा और रेडियस ऑफ अर्थ आप पुट करिएगा, तो इस G का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अगर आप यहां पर मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू पुट करते हैं, तो ये मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू अगर आप यहां पर पुट करते हैं, तो इसका वैल्यू जो है ये आपका क्या हो जाएगा, 9.8 आ जाएगा, है ना। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। अब यहां पर कई बार अब आपको मतलब जी का मान तो पता है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको मास ऑफ अर्थ अगर आपको निकालना है, ऐसे याद नहीं रखना, ऐसे वैल्यू कई बार हो सकता है फैक्चुअल सवाल में पूछ दे, तो ये याद रखिएगा कितना होता है 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है ये लगभग होता है 6371 किलोमीटर, या फिर आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 6400 किलोमीटर। अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लिख देते हैं, 6400 किलोमीटर, है ना, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 6400 किलोमीटर लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो होता है वो कितना होता है, 6371 किलोमीटर होता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ये बात समझ में। जब आप इसको यहां पर जी का वैल्यू आपको पता है, आप गुना उना करिएगा तो सब आपका क्या आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है संजना जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अभी मिनिमम मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब आप एक चीज बताओ, अर्थ मान लीजिए कि हमारा मास कितना है, मान लो 60 किलो है, मान लो एक तरह से। कोई ये रिमोट है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये रिमोट है, इसके ऊपर अर्थ कितना जी लगाएगा? अर्थ का मान, इस रिमोट के लिए जी का मान कितना होगा बताइए? इस रिमोट के लिए जी का मान कितना होगा? जी 9.8 होगा। हमारा मास ज्यादा है, हमारे लिए भी जी का मान वही है। कोई एक टेबल है, उसके लिए भी जी का मान वही है। कोई एक मान लीजिए बहुत 1000 किलो का कोई वस्तु है, उसके लिए भी जी का मान वही है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको समझ में यह आया कि कोई भी पिंड के ऊपर जो जी का मान जो होता है ना, नोट में लिख लीजिएगा, जी का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। निर्भर नहीं करता। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका मान जो है ना, वो पिंड के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता है, उससे स्वतंत्र रहता है पिंड के द्रव्यमान से। ये किसके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करेगा कि जो ग्रह है, जो प्लैनेट है, उसका द्रव्यमान कितना है ना? बात समझ में आई? अगर पिंड के द्रव्यमान पर इसका मान निर्भर करता तो अलग अलग पिंड के लिए भी जी का मान अलग अलग होता। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो स्मॉल जी है, इसका जो मान है वो किस पर, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इसका मान जो है वो किसकर, ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जो प्लैनेट है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यहां तक बात समझ में आ गई? यानी कि द वैल्यू ऑफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। वैल्यू ऑफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? हाँ, अगर वहां पर किसी तरह का कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है कविराज जी, तो एक ही साथ गिरेगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में क्या फर्क है। स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में क्या फर्क है, पहले हम लोग इसे समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी कराएंगे, चिंता मत करिए। व्यक्ति के मास पर निर्भर नहीं करेगा, ना ही किसी ऑब्जेक्ट के मास पर निर्भर करेगा। स्मॉल जी का मान हमेशा जो ग्रह है उसका क्या मास है, उसका क्या मतलब द्रव्यमान है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर जी का मान निकाल लीजिएगा, उसका जो मास है, उस पिंड का जो मास है ना, जो भी प्लैनेट है उसका मास निकालिए, उसका जो रेडियस है, वो फॉर्मूला है ना, उसमें वैल्यू पुट कर दो, जो भी वैल्यू आएगा वो जी लगेगा। ठीक है। अब कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में क्या फर्क है समझते हैं। कैपिटल जी है ये, और ये है आपका स्मॉल जी। कैपिटल जी क्या है? यह है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कर्षण नियतांक है, यानी कि ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जबकि ये क्या है आपका? ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वो क्या है आपका? वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये क्या है आपका? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, लिख लेना इंग्लिश में। इस कैपिटल जी का जो मान है, याद रखिएगा, इसका मान पूरे यूनिवर्स में इट इज सेम, द वैल्यू ऑफ जी इज सेम इन एंटायर यूनिवर्स। इसका जो मान है ना, वो पूरे यूनिवर्स में क्या रहता है आपका? सेम रहता है, कहीं पर भी आपका चेंज नहीं होता। बिल्कुल अलग अलग होता है धर्मेंद्र जी, डेफिनेटली अलग अलग होता है। ठीक है। और ये जो है ना,
इसका मान जो है याद रखिएगा जी के मान में चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता है वो हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। चेंज होता रहता है, यही तो पढ़ना है हमें इसमें कि जी के मान में कैसे कैसे बदलाव होता है। इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता। हां, अर्थ के सरफेस पर अगर हम बात करें तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन अर्थ के सरफेस पर भी हर जगह सेम नहीं होता। कैसा बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अर्थ के सरफेस पर भी इसका मान बदलता रहता है। पोल पर रहेंगे ज्यादा होगा, इक्वेटर पर रहेंगे कम होगा। इसलिए कभी लगे कि भारी नहीं लग रहा है, भारी मतलब हल्के हो एकदम, पोल पर पहुंच जाए देखो भार बढ़ जाएगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि पोल पर जी का मान सबसे अधिक होता है, इक्वेटर पर जी का मान सबसे कम होता है, भूमध्य रेखा पर। क्यों होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके पीछे क्या कारण है इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए जब पोल से हम इक्वेटर की तरफ, मतलब इक्वेटर से हम पोल की तरफ जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, क्योंकि इक्वेटर पर जी का मान सबसे कम, पोल पर जी का मान क्या होता है सबसे अधिक। इसके पीछे क्या वजह है? तो वो अर्थ का जो शेप है ना, अर्थ का इलिप्टिकल शेप है, उसके कारण होता है। जियोइड शेप है अर्थ का, इसके कारण होता है। ठीक, तो अर्थ के सरफेस पर भी इसका मान हर जगह सेम नहीं होता है। अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, पृथ्वी के सरफेस से ऊपर जाएंगे जी का मान घटेगा। पृथ्वी के केंद्र के अंदर जाएंगे यानी केंद्र की तरफ जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा। और सेंटर पे पहुंच जाएंगे ना, पृथ्वी के सेंटर पर, तो वहां पर जी का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि जी का मान जो है कहीं पर सेम नहीं रहता, लेकिन इसका जो यूनिट होता है ये क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये आपका कैसा क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसा क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। जबकि ये जो है आपका कैसा राशि है? ये एक अदिश राशि है, यानी कैसा? स्केलर क्वांटिटी। यहां तक बात समझ में आ गई? इक्वेटर पोल वाला सारा स्टोरी देखेंगे, चिंता मत करिए। एक एक पॉइंट जी के मान में परिवर्तन अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया है। अभी जी के मान में परिवर्तन को हम लोग देखेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है ना। नंदन जी कल की क्लास जाकर के देखिए, है ना। सी में प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? जब सी पढ़ेंगे, जब प्रेशर पढ़ेंगे तो बताएंगे। अभी ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला है समप्रीत जी। कल हम पढ़ेंगे ना फॉर्मूला, जब बताएंगे जी के मान में परिवर्तन तो बताएंगे आपको, ठीक है। यूनिट यहां पर लिखा हुआ है सोनी जी, आप देखिए यहां पर क्या लिखा है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसी का यूनिट है ना, है ना। बात समझ में आ गई? अरे तुम लोग ना अभी मतलब ये कहता है ना कि कई बच्चे हैं ना बस एक दो चीज पढ़ लिया है जी के बारे में, और उसके बाद क्या कर रहे हैं वो लोग? समझ रहे हैं कि अरे जी का मान हमको पता है, मून पर जी का मान 1/4। जी के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। कल का पूरा क्लास से हम लोग छुटके जी के बारे में पढ़ेंगे। बड़का जी इंपॉर्टेंट न है, छुटका जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। काहे कि सबसे ज्यादा सवाल छुटका जी से बनेगा, है ना बाबू। तो छुटका जी को बारे में हम लोग कल पूरा क्लास है छुटके जी पर होगा, कहां बढ़ेगा कहां घटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, चिंता मत करिए। जैसे छोटका आंत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना बड़का आंत से, छोटी आंत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना जी बड़ी आंत से, नाम में ही छोटा है, उसी तरह ये नाम में ही छोटा है। इसके काम बड़े खतरनाक खतरनाक हैं।
सारा हालात जज्बात सब बदल देता है ये, है ना। चलो अब यहां पर देखो, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन है, बाकी सब गलत है। चलिए नेक्स्ट है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन सब है ना, इसी तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है। और जिसने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जाकर के पुराने लेक्चर्स देखिए, जाकर के पुराने लेक्चर्स देखिए। आधी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कुछ है क्वेश्चन में, बताओ। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है, अभी आपको बताए हैं। पृथ्वी के केंद्र पर जाएंगे ना, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। क्यों होता है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, कल हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। 0 होता है, पृथ्वी के केंद्र पर पूछ रहा है बाबू, सरफेस पर नहीं। क्यों होता है 0, कल आपको पता चल जाएगा इसका कारण, इसका लॉजिक क्या है। ये क्या पढ़ रहा है, देखिए क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैज द सेम वैल्यू एवरीवेयर इन स्पेस। यानी स्मॉल जी की बात हो रही है यहां पर, स्मॉल जी का पूछ रहा है यहां पर आपसे। सेम होता है क्या हर जगह, नहीं। अर्थ पर भी हर जगह सेम होता है क्या, नहीं। बट ये क्या होता है, इसका वैल्यू चेंज होता रहता है। पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे घट जाएगा, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे बढ़ जाएगा। मून पर ज्यादा होता है, मून पर तो कम होता है ना। मून पर कितना होता है, 1/6, मतलब मून पर पृथ्वी का जितना मान होता है उसका 1/6 होता है, यानी G/6 होता है मून पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभी सब कराएंगे जी का। कल पूरा जो क्लास है जी स्मॉल जी का ही होगा, कल पूरा हम लोग स्मॉल जी ही पढ़ेंगे सिर्फ। कह रहा द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ सेम रहता है क्या इक्वेटर पोल पर, नहीं। लीस्ट ऑन पोल नहीं, लीस्ट ऑन इक्वेटर हाँ। इंक्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर नहीं, डिक्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे कल, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या कारण होता है, काहे होता है, ऐसा सब। कह रहा है इसमें से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसमें से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। द्रव्यमान वेक्टर नहीं है, बाकी ये सब क्या है, वेक्टर है। नेक्स्ट है, द वेट ऑफ ए मैन ऑन द मून इफ ही वेट 54 न्यूटन ऑन अर्थ। कह रहा है कि अगर किसी का वजन पृथ्वी पर 54 है, वजन पूछ रहा है 54 न्यूटन है, तो उसका वजन चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा। कल की क्लास आप लोग एकदम मिस नहीं करना, क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बहुत कल हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, कैसे घुमा घुमा के न्यूमेरिकल पूछता है ना रेलवे में यहां से, उसको हम लोग कल देखेंगे। तो कल का क्लास एकदम न मिस करना है। कल का क्लास अगर मिस किया तो पूरा ग्रेविटेशनल समझो कि मिस हो जाएगा तुम लोगों का, फिर आगे फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। 54 का क्या हो जाएगा जी, बटे 6, 1/6 होता है, 54/6 कितना हो जाएगा, 9 न्यूटन, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें से कौन सा एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट कौन सा है, गलत कथन कौन सा है, पढ़िए। कौन सा कथन गलत है यह आपको बताना है। Its value is 9.8 meter per second square. It is 0 at the center of earth. Its value changes from place to place. इसका मान 9.8 होता है, बिल्कुल होता है अर्थ के सरफेस पर। इसका केंद्र पर यह 0 होता है। इसका मान जो है स्थान स्थान पर बदलता रहता है, लेकिन यह एक अदिश राशि है। बताओ, चीख चीख कर कह रहा है कि हम गलत हैं। नहीं, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है ना जी हम गलत हैं, स्केलर क्वांटिटी नहीं, हम वेक्टर क्वांटिटी हैं, सदिश राशि। चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा 8 क्वेश्चन था, कितना क्वेश्चन सही हुआ बताओ सब लोग।
8 में से कम 6 सवाल तो सही होना चाहिए तुम लोगों का। रेडियस हर जगह इक्वल नहीं होता है। जब आप इक्वेटर से जब अर्थ के सेंटर को मापते हैं ना, तो वहां पर रेडियस ज्यादा होता है। पोल से जब अर्थ के सेंटर के बीच में रेडियस मेजर करते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, कम होता है। बात करेंगे कल हम, ठीक है। आ गया बात समझ में? अब किसी का कोई दिक्कत है पूछो, कोई डाउट है तो। अब डाउट नहीं पूछेगा सब, अब सबको भागना है जल्दी ना। पूछो अब किसी का कोई डाउट है तो। देखो 6 से ऊपर है तो बढ़िया है, 6 से कम है तो मेहनत करो, रिवाइज करो। जो भी बच्चा नया जुड़ा है, पहले जाकर के पुराने लेक्चर देखिए आप लोग। ठीक, सारे सही है। जिसका सारा सही है तो बहुत बढ़िया है, फिर तो शानदार है, फिर तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसका 8 सही है तो बहुत बढ़िया है। फिर तुम लोग फिजिक्स में एकदम गर्दा मचा दोगे फिर जाके। कोई डाउट नहीं है किसी का? कोई बात नहीं है ना। जिसका कम है वो सब जाके नोट को रिवाइज करो। फिर से रिपीट करना, आप लोग रिपीट करके लेक्चर देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कल पूछ लीजिएगा, है ना, कल हम बता देंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, त्वरण क्या है जाकर के पुराने लेक्चर देखो। सर पढ़ते समय नींद क्यों आता है? काहे कि मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट होने लगता है उस समय ज़्यादा। चलो कोई नहीं, आप लोगों का जो है ना वो दिख नहीं रहा है डाउट, इतने स्पीड में वो जा रहा है कमेंट। ध्रुव वाला क्वेश्चन पूछे, अभी बताएंगे फॉर्मूला कौन सा ध्रुव वाले क्वेश्चन पे लगता है ना, बताएंगे आपको वो सब, कल बताएंगे सर। कल पूरा जी वाला वो देखेंगे, है ना, और वन लाइनर भी दे देंगे आप लोगों को, है ना, चिंता मत करिए। वन लाइनर सब दे देंगे, क्वेश्चन वगैरह करो ना, अभी सब दे देंगे। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।